सभी को होता है, लेकिन खाने का ज़्यादा होता है। उसी से मिलती जुलती एक ऐसी भूतनी की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, जिसे खाना बनाने का ज़्यादा शौक था। क्या था और कैसे था और क्या हुआ, ये सब इस कहानी में है, आप सुनिए। अच्छी कहानी है। रानीगंज के रावत ने अपनी पुत्री सुनंदा का विवाह करने के लिए अपने 2 एकड़ों का खेत 50,000 रुपये में बेच दिया। सुनंदा को पिता का यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये धमक्यात देश से एक घर खरीदिए। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी शादी के बाद आपको अपना सर छिपाने के लिए कोई सहाय भी नहीं होगा। खेत की आमदनी तो हो गई, अब हर महीने किराया चुकाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के लिए आप पूरा धन लुटा दें। बेटी की सलाह के अनुसार रावत ने एक घर खरीदा। इस घर का मालिक था आनंद। बचपन में ही उसका बाप गुजर चुका था, इसलिए उसकी मां ने अनेकों तकलीफें झेलकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। बड़ा होने के बाद भी आनंद अपनी जिम्मेदारियों से दूरी रहा और मटर गश्ती करता रहा। मां की मृत्यु के बाद ही वह जान पाया कि पैसे कमाने के लिए कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसे कोई नौकरी भी नहीं मिली। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, घर बेचे और शहर जाकर कोई व्यापार करे। इस स्थिति में उसने सुनंदा के पिता रावत को 25,000 रुपये में घर बेच दिया। बाद रावत अपने नए घर में आ गया। सुनंदा और रावत ने सामान घर में सुव्यवस्थित रूप से सजाया और यह काम पूरा होते होते शाम हो गई। थकावट के कारण रसोई बनाने की भी शक्ति सुनंदा में नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि आज कोई देवी रसोई बना दे तो कितना अच्छा होगा। आज ही क्यों, हर दिन मैं ही रसोई बनाऊंगी। अब ये काम मुझ पर छोड़ दो, कहती हुई हाथ में चिमटा लिए एक भूतनी ने प्रवेश किया। भूतनी को देखते ही सुनंदा भय से चिल्ला पड़ी। भूतनी ने अपने हाथ का चिमटा हवा में यूं घुमाया मानो उसे आश्वासन दे रही हो कि डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर कहा, डरो मत, मैं कोई और नहीं, इस घर के बेचने वाले आनंद की मां हूं। मैं तुम्हारे पिता के लिए 25,000 से व्यापार करने की योजना बना रहा है। वह बड़ा ही अक्लमंद है। मेरा तो विश्वास है कि इतना अक्लमंद युवक आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। अब रही मेरी बात, जब जीवित थी तब 2 दिन घरों में रसोई बनाती और अपनी जीविका चलाती थी। अब कम से कम किसी एक घर में ही सही रसोई नहीं बनाऊंगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। अपने ही घर में रसोई बनाऊंगी तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। सुनंदा भय से कांपती रही। उसने बाहर जाकर अपने पिता से ये बात बताई। रावत ये सुनकर घबरा गया और कहा, हम भी कितने अभागे ठहरे, आखिर खरीदा भी तो भूतों का ये घर। अपने दुर्भाग्य को वह कोसता रहा। सुनंदा ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी आप परेशान मत होइए, मुझे तो लगता है कि रसोई नहीं भूतनी स्वभाव से अच्छी है। हमारी बातें करने का उसका ढंग भी मृदुल है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रावत उसकी कुछ कहने ही वाला था कि इतने में रसोई घर से भूतनी ने आवाज दी, खाना तैयार है, बाप बेटी दोनों आकर आ जाए। रावत और सुनंदा फूक फूक कर कदम बढ़ाते हुए रसोई घर में आए। खाना बहुत ही बढ़िया था। वे दोनों निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि बात भूतनी को बताएं कि नहीं है। इतने में भूतनी ने कहा, कल से तड़के ही आऊंगी और रसोई पका कर जाऊंगी, कहकर वह गायब हो गई। रसोई का काम से सुनंदा को छुटकारा मिला, पर एक हफ्ते के अंदर भूतनी की रसोई से वह विरक्त हो गई। भूतनी हर दिन एक ही प्रकार के पकवान बनाती थी। तेल का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक करती थी। तड़के ही बनाएगी रसोई दोपहर तक ठंडी पड़ जाती थी। फिर अंधेरा छा जाने के बाद ही वह आती थी और रसोई बनाती थी। खाना खाते खाते आधी रात हो जाती थी। रावत को जल्दी सो जाने की आदत थी, इसलिए वह भी भूतनी की रसोई से उब गया था। एक दिन सवेरे सवेरे जब भूतनी आई तो सुनंदा ने उससे कहा, रसोई मैं खुद बना लूंगी,
तुम्हारे बेटे के घर में रसोई बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो वहीं जाकर अपने बेटे के लिए रसोई बना दो तो अच्छा होगा। यह तो हो ही नहीं सकता, उसे मालूम हो जाए कि मैं भूतनी बन गई हुई तो उसे बहुत दुख होगा। अब तो वह खूब कमा रहा है, जरूरत पड़ी तो एक क्यों 2-3 नल भीमों को रसोई बनाने के लिए रख सकता है, भूतनी ने कहा। सुनंदा ने मन मन में सोचा कि यह इतनी आसानी से यहां से जाने वाली नहीं है। उसने संकोच भरे स्वर में कहा, तुम्हारी रसोई में पसंद नहीं आई है। सुनते ही भूतनी ने कहा, कैसी बात कह दी तुमने, मेरी रसोई और ना पसंद आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनो, मैं बड़ी सनकी हूं, तुम बाप बेटी चुपचाप मेरी बनाई हुई रसोई खाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उस दिन से भूतनी क्रोधित हो रसोई में ज्यादा से ज्यादा मिर्चें डालने लगी, तरकारियों को तेल में डुबोने लगी। इस वजह से महीने भर की सामग्री 15 दिन में ही खत्म हो गई। लाचार रावत को फिर से महीने के बीच में ही भोजन सामग्री खरीदनी पड़ती थी। एक दिन रात को जब बाप बेटी खाना खा रहे थे तो सुनंदा के बचपन की सहेली उसे देखने आई। वह अब शहर में रहती थी और किसी रिश्तेदार के घर होने वाली शादी में शरीक होने आई थी। इतनी रात गई, उन्हें खाना खाते हुए देखकर उसने सुनंदा से पूछा, खाना खाने का ये भी कोई समय है? भागवत कथा सुनने मंदिर गए थे, अभी भी लौटे, कुशल हो ना? सुनंदा ने पूछा। थोड़ी देर बाद दोनों सहेलियां पलंग पर बैठ गई, इधर उधर की बातें करती रही। फिर सुनंदा ने अपनी सहेली को घर खरीदने से लेकर भूतनी की रसोई बनाने तक की पूरी बातें बताई और कहा, इस रसोई की भूतनी का बेटा आनंद शहर में व्यापार कर रहा है और खूब कमा रहा है। भूतनी ने ही हमसे ये बताया। अपने बेटे के घर में जाकर वह रह जाती तो हमारा पेट छोड़ जाता, कटुता भरे स्वर में सुनंदा ने कहा। यह सुनकर सहेली राधा आश्चर्य में डूबती हुई बोली, अरे क्या कहती हो तुम? रसोई की ये भूतनी आनंद की माँ है। आनंद मेरे भाई का निकट मित्र है, अक्सर वह हमारे घर आया जाया करता है। व्यापार में दक्ष है। जैसे माँ को इस घर में से लगाव है, उसी प्रकार बेटा भी उसे बहुत चाहता है। मेरे भाई से बार बार उसका जिक्र करता है और कहता रहता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे वह घर बेचना पड़ा। इस बात पर दुख भी प्रकट करता है कि पुरखों की इस निशानी को बेचते हुए उसे कितना सत में पहुंचा है। सुनंदा ने आक्रोश भरे स्वर में कहा, बेचारे उस बड़े व्यापारी को मालूम नहीं कि इस घर को खरीद कर हम किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं। राधा थोड़ी देर मौन रही, फिर अचानक पलंग से नीचे उतरकर बोली, वाह रे वाह, मुझे एक अच्छा उपाय सूझा। सुनंदा, उस उपाय से तुम्हारे और आनंद के कष्ट दूर हो जाएंगे। कहती हुई उसने सुनंदा के कान में कुछ कहा और बोली, तुम्हें कोई एतराज ना हो और सब तरह से तुम्हें ठीक लगे तभी ये संपूर्ण होगा। ये बात भूतनी को मत बताना। अगर शुभ कार्य होता होगा तो शहर में ही संपन्न होगा। सुनंदा शर्माती हुई बोली, ठीक है, जैसा कहोगी करूंगी। दूसरी दिन रसोई की भूतनी के आने से पहले ही राधा शहर चली गई। भूतनी के आते ही सुनंदा ने उससे कहा, मुझे और मेरे पिता को शहर में जरूरी काम है, दोपहर को जा रहे हैं, कम से कम 15 दिन तक हमें वहीं रहना होगा। चिढ़ती हुई भूतनी बोली, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना लंबा भाषण क्यों? मतलब ये हुआ कि तुम लोग 15 दिन की छुट्टी मांग रहे हो, छुट्टी मंजूर है। छुट्टी खत्म होते ही नहीं लौटोगे तो घर का सर्वनाश कर दूंगी, समझी। उसी दिन दोपहर को सुनंदा और राधा शहर निकल पड़े। राधा और उसके भाई की निगरानी में आनंद और सुनंदा की शादी बिना किसी अड़चन के संपन्न हुई। उसके एक हफ्ते बाद सुनंदा अपने पति के साथ सवेरे सवेरे आई। उसने देखा कि भूतनी नारियल को पीसकर चटनी बना रही है। सुनंदा ने उसके पास जाकर कहा, सास जी, शहर जाने के बाद आपके बेटे को चटनी अच्छी लग नहीं रही है, उनके लिए तली हुई भिंडी बनाई है। भूतनी चकित होकर बोली, तो तुम मेरे बेटे आनंद से शादी करने शहर गई थी? हाँ सास जी, आपका बेटा कुछ दिनों तक इसी घर में रहेगा। हर दिन
स्वादिष्ट पकवान बनाइए, खीर भी बनाइएगा। साबित कीजिएगा कि आप अव्वल दर्जे की सोई हैं। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूंगी, जमाई देती हुई सुनंदा ने कहा। भूतनी ने आंखें लाल करते हुए कहा, ठहरो बहू, अब जान गई तुम कितनी चालाक हो। अपनी सास से काम कराएगी और खुश हो जाएगी, आराम करेगी। अगर कोई दूसरी होती तो मैं छोड़ती नहीं। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। मेरा बेटा मुझे इस हालत में देखेगा तो बहुत दुखी होगा। उसके दिल को मैं चोट पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। अब से ये रसोई तुम ही संभालो, मेरे बेटे की अच्छी तरह देखभाल करना, कहकर वह गायब हो गई। सास के पति आदर भाव था, इसलिए सुनंदा ने अपने पति आनंद से इसका जिक्र ही नहीं किया। अपने घर में वापस आने की वजह से आनंद बेहद खुश था। इस बात पर भी उसे खुशी थी कि उसे गुणवती पत्नी मिली है। तो ये दोस्तों एक ऐसी कहानी थी जो एक भूतनी थी, और भूतनी जब तक वो उसकी बहू वो सुनंदा नहीं बनी, जब तक तो वो उसे अपने पास ही खाना बना खिलाती रही। लेकिन जब उसकी शादी उसी के बेटे से हो गई तो उसके अंदर सास का जो स्वभाव था वो पैदा हो गया। उसने वहां से जाने का निश्चय कर लिया। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, बताइएगा जरूर।